नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को माउंटबेटन योजना बताने वाले हैं। माउंटबेटन योजना को ही डिकी वर्ट योजना या मनबाटन योजना या 3 जून की योजना भी कही जाती है। साथ ही हम इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करेंगे कि देश का बंटवारा क्यों हुआ, भारत का विभाजन क्यों हुआ और इस विभाजन के पीछे कांग्रेस कितना उत्तरदायी था या फिर नहीं था। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से भारत का विभाजन करना एक अपरिहार्य कारण बन गया। इन सभी वजहों को हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। समझते हैं सबसे पहले हम माउंटबेटन योजना को। माउंटबेटन योजना पे बात करने से पहले आपको थोड़ा सा कैबिनेट मिशन को भी समझना होगा। दरअसल जब 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन ने आपके लिए ये प्रावधान किया, भारत के लिए ये प्रावधान किया कि आप जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है तब तक के लिए आप एक संविधान सभा का गठन कर लीजिए और साथ ही एक अंतरिम सरकार का भी। अंतरिम सरकार मतलब अस्थायी सरकार। आप जब अस्थायी सरकार का गठन करके आप अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाइए, आप आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन इस योजना में, इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत पाकिस्तान के डिमांड को अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग वाली, मुस्लिम लीग का यह डिमांड था कि पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में बनाया जाए, लेकिन इस मांग को अस्वीकृत कर देता है कैबिनेट मिशन। तो इस अस्वीकृति की वजह से ऐसा लगा जिन्ना को कि हमारा सपना अधूरा रह जाएगा पाकिस्तान वाली। तो हम ऐसा करते हैं कि हम तो पाकिस्तान भाई लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए 16 अगस्त 1946 को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। यह प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या है? मतलब साफ है, इसका उद्देश्य साफ था कि हम दंगे करेंगे, हम भारत में अराजकता फैलाएंगे। दंगे करना, अराजकता फैलाना, तमाम डिस्टर्बेंस हम पैदा करेंगे, है ना, ताकि आप तंग आकर देश को 2 भाग में बांट दें, हमारा पाकिस्तान का मांग पूरा कर ले। हमारी पाकिस्तान की मांग पूरा करवाने के लिए हम इस दंगे को करवाएंगे डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया कि हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। और जो क्या करना पड़े, दंगे कर रहे हैं आप, दंगे कर रहे हैं आप, और डायरेक्ट एक्शन डे का नाम दे रहे हैं उसे, आप जो कर लीजिए। इस परिस्थिति में यह जरूरी हो गया कि कोई ऐसी योजना लाई जाए जो इस समस्या का निराकरण कर सके, निवारण कर सके, ताकि जो अव्यवस्था फैली हुई है ना, उसको ठीक किया जाए और जल्द से जल्द भारत में शांति बहाल की जाए। इसके लिए ये माउंटबेटन योजना या मनबाटन योजना या डिकी वर्ट योजना का प्लान लाया गया। और ये जो माउंटबेटन योजना है, इसका मूल उद्देश्य यही था कि भारत 2 भाग में बटेगा, है ना, और सत्ता का हस्तांतरण 2 देशों में होगा और कुछ राज्यों को, कुछ क्षेत्रों को जो स्वतंत्र रहना चाहे स्वतंत्र रहें, जिनको दोनों देशों पाकिस्तान या हिंदुस्तान पसंद है, दोनों में से कहीं मिल जाए, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को पसंद आया होगा, लेकिन क्या कांग्रेस ने आसानी से इसको स्वीकार कर लिया? क्या कांग्रेस ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया? तो इतना आसान भी नहीं था। तो कुछ मूलभूत बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। यह तो हम समझ गए कि कैबिनेट मिशन ने आपके लिए संविधान सभा या अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की, लेकिन मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग अधूरी रहती हुई दिखाई दी इस कैबिनेट मिशन की वजह से, इसलिए उन्होंने अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का फैसला किया, जो एक दंगे का उद्देश्य लेकर था, ठीक है। और इसमें उन्होंने नारा दिया कि पाकिस्तान तो हम लड़कर लेंगे या फिर लड़कर लेंगे पाकिस्तान। तमाम इस डिस्टर्बेंस की वजह से देश में अव्यवस्था फैली, निर्दोष मारे जाने लगे और इस स्थिति में जरूरी हो गया कि माउंटबेटन योजना लाई जाए जो इस समस्या का समाधान कर सके। इसके लिए माउंटबेटन ने 3 जून की योजना प्रस्तुत की, जो विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना थी। माउंटबेटन योजना विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना थी,
ठीक है। और इसके मूल प्रावधानों में भाई साहब भारत और पाकिस्तान इन दो राज्य को डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। इस माउंटबेटन योजना के अंतर्गत सिंध एवं बलूचिस्तान की विधायिका को यह निर्णय लेना था कि वो भारत एवं पाकिस्तान में से किसके साथ जाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में आज है, सिंध के बिना हिंद नहीं हो सकता ऐसा कहते हैं, लेकिन अभी तो पाकिस्तान में सिंध है, ठीक है। तो इनको ये इनकी विधायिका फैसला लेगी कि ये किधर जाना चाहेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस प्रावधान के अंतर्गत आप देखेंगे कि पंजाब एवं बंगाल की विधायिका को दोहरे निर्णय लेने थे। दोहरे निर्णय पंजाब और बंगाल को, पंजाब और बंगाल को ये दोहरे निर्णय क्या है? ये दोहरे निर्णय ये है कि क्या वे पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, पहला, अगर हां तो दूसरा, हां तो इन राज्यों का भी विभाजन होगा, यानी पंजाब और बंगाल का विभाजन होगा। पंजाब आज का जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान में है और पूर्वी बंगाल जो है वो भी पाकिस्तान में है। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो टोटली पाकिस्तान है, नॉर्थ फ्रंटियर जो है, या फिर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं असम के सिलहट जिले, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह निर्धारित किया जाए कि वह किसके साथ जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है यह जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में गया। भाई साहब यहां पे एक व्यक्ति हमको याद आते हैं जिनका नाम था योगेंद्र नाथ मंडल। योगेंद्र नाथ मंडल उस समय के तत्कालिक दलित चेहरा हुआ करते थे लीडर के तौर पे, और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए। जब देश बना और दूसरा देश पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान चले जाते हैं। आपको मैं बता दूं, जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जिस अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उस अंतरिम सरकार ने कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग का भी सहयोग लिया था। हालांकि मुस्लिम लीग ने हमेशा अवरोध का ही काम किया कांग्रेस के कार्यों में। हालांकि जो प्रथम आपके कानून मंत्री हैं, आजाद भारत से पहले अंतरिम सरकार का गठन हो गया था, उस अंतरिम सरकार में जो पहले कानून मंत्री थे भाई साहब, यो योगेंद्र नाथ मंडल थे। योगेंद्र नाथ मंडल बहुत बड़े दलित चेहरा थे। अंबेडकर के समकक्ष मान के चलिए आप। अंबेडकर अंतरिम सरकार के कानून मंत्री नहीं थे, वो तो 1947 के बाद जब देश का बंटवारा हुआ, योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए, तब भीमराव अंबेडकर अंतरिम सरकार में वो कानून मंत्री बने और भारत के प्रथम कानून मंत्री कहे गए आजाद भारत के। नहीं तो योगेंद्र नाथ मंडल, और योगेंद्र नाथ मंडल जब पाकिस्तान गए तो वहां भी वो प्रथम कानून मंत्री के तौर पर शपथ लिया। योगेंद्र नाथ मंडल इतना पाकिस्तान या मुस्लिम लीग को सहयोग क्यों कर रहे थे? मैं आपको बता दूं, उनको लगता था कि उनके अधिकार पाकिस्तान में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि इस जनमत संग्रह में एक रोल आपके योगेंद्र नाथ मंडल का भी है। ये जो आप देख रहे हैं सिलहट जिला, जो असम का जो पार्ट है, जो आजकल पाकिस्तान में चला गया, यहां जब जनमत संग्रह होना था तो वहां पे जो दलित वोटर्स थे वो योगेंद्र नाथ मंडल के प्रभाव में आकर पाकिस्तान की तरफ वोटिंग कर दी और सिलहट भारत के हाथ से निकल के पाकिस्तान में चला गया। सिलहट का पाकिस्तान में जाने के पीछे निश्चित रूप से योगेंद्र नाथ मंडल का ही अहम हाथ था। इसमें निश्चित रूप से जिन्ना कामयाब रहे इनको मिला के उस प्रदेश को पाकिस्तान में ले जाने में। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान बन गया, और जिस हुकूक के लिए आप सोचे थे कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान तो वहां पर उसकी पूर्ति हो जाएगी, ऐसा होते हुए नहीं देखते हुए योगेंद्र नाथ मंडल भारत आने का फैसला किए। आप तो भारत आ गए योगेंद्र नाथ मंडल जी, लेकिन आपके साथ सिलहट नहीं आया।
आपके साथ वो लाखों दलित भाई जो पाकिस्तान गए थे वो भारत वापस नहीं आए, उनका क्या हाल हुआ, उनका क्या हुआ और आप क्यों भारत आए, इसका आपने अपनी चिट्ठी में बयान किया है, जो नेट पर उपलब्ध है, इंटरनेट पर उपलब्ध है। जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इनको पढ़ें, नेट पे इनको सर्च करें और देखें। आपको भारत का इतिहास जानना जरूरी है कि यहां पे क्या चूक हुई थी, ठीक है। और इतना बड़ा नेता इंडिया आता है और बंगाल में, कलकत्ता में कहीं गुमनामी में जीता है और गुमनामी में ही मर जाता है। ये उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी जो आपको नेट पे पढ़ने की आवश्यकता है। देख लेना एक बार, उनकी चिट्ठियां हैं, है ना, वो खुद उन्होंने वो दर्द को बयां किया है कि हुआ क्या था और क्यों वो प्रथम विधि मंत्री होने के बाद भी पाकिस्तान के उनको लौट कर भारत आना पड़ा, जिनकी वजह से सिलहट भारत के हाथ से निकल जाता है। खैर, हमको ये सिलहट प्रांत की बात हुई जिसका जनमत संग्रह से पाकिस्तान के पक्ष में जाना था, जनमत संग्रह से ये तय होना था कि कौन किसके पक्ष में जाएगा, और दोनों के दोनों प्रांत का जो पक्ष समर्थन है वो पाकिस्तान के पक्ष में गया, जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में गया। और हम आगे के पॉइंट पे देखेंगे। तो जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जरूर योगेंद्र नाथ मंडल को सर्च करके पढ़िएगा। सीमा विभाजन के लिए एक आयोग गठित की गई रेड क्लिफ की अध्यक्षता में। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर को आप रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, और रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान, अब तो बांग्लादेश और भारत के बीच के भी लाइन को आप रेड क्लिफ कह सकते हैं। और इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। यही योजना थी माउंट बेटन या मन बाटन या डिकीवर्ट योजना की, यही प्रावधान थे। अगर हम इन प्रावधानों का मूल्यांकन करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्य समिति तथा मुस्लिम लीग ने 3 जून की योजना को स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विभाजन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सका। इसका विरोध किया गया कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में। और आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेता, उनके साथ 100 से अधिक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में से इसे स्वीकृति मिली। अब भारत और पाकिस्तान के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप के 2 उपनिवेश सामने आए। कांग्रेस ने इस डोमिनियन स्टेटस को इसलिए स्वीकार किया कि इसमें शांतिपूर्ण एवं तुरंत सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस चाहती थी कि जल्द से जल्द ये योजना लागू हो ताकि भारत के अंदर शांति बहाल हो सके। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 की योजना देश के बंटवारे वाली योजना थी। क्या मजबूरी रही कि कांग्रेस ने बंटवारे को स्वीकार कर लिया? क्या उसके पास कोई अन्य विकल्प था? ऐसा क्यों किया कांग्रेस ने? इस समस्या का समाधान भी हम इसमें देख सकते हैं। भाई, कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया? तो इसका तो एक मतलब यहां पे मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस किसी भी कंडीशन में भारत में शांति बहाली चाहती थी। कांग्रेस को लगता था कि भारत के सामने सिर्फ बुराई ही बुराई विकल्प के तौर पे है और किन्हीं बुराइयों में से किन्हीं एक बुराई को चुनना होगा। बुराइयां क्या थी? 2, देश का बंटवारा या फिर गृह युद्ध। चारों तरफ दंगे हो रहे थे, निर्दोष मारे जा रहे थे और देश में अराजकता की स्थिति थी। और दूसरी तरफ देश का बंटवारा, या तो अब देश के बंटवारे को स्वीकार करें या फिर गृह युद्ध को स्वीकार करें। कांग्रेस के पास इस दोनों में से कोई एक विकल्प को चुनना था। पटेल साहब को ऐसा लगता था कि अगर हमने गृह युद्ध को चुना तो निश्चित रूप से भारत का विखंडनीकरण शुरू हो जाएगा, भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। तो भारत को गृह युद्ध से बचाना है तो आप बंटवारा चुन लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का। इन 2 बुराइयों में सबसे कम बुराई जो लगा वो था पाकिस्तान और भारत का बंटवारा। क्या करते हैं? आपके पास 2 ही विकल्प था, वो भी दोनों बुराई थी।
दो बुराई में से एक बुराई को चुनना था, देश का बंटवारा या फिर गृह युद्ध। गृह युद्ध आपके देश को विखंडनीकरण की ओर लेके जाता और दो देशों के बंटवारा में आपका देश कई टुकड़ों में टूटने से बच सकता था। तो कांग्रेस को लगा कि हमें देश का बंटवारा चुनना चाहिए, गृह युद्ध नहीं। और इस तरीके से कांग्रेस को इस योजना को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि स्वतंत्रता के आंदोलन के अंतिम दौर में सांप्रदायिक तनाव अत्यंत उग्र रूप ले चुका था। जिन्ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित करके लड़ कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दे रहे थे। सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई, जिसमें हजारों निर्दोष मारे जा रहे थे और अंतरिम सरकार इन दंगों को रोकने में असफल रही। ऐसे में देश अराजकता की स्थिति में आ गई थी और कांग्रेस को दो बुराइयों में से किसी एक बुराई को चुनना था, और यह बुराई थी देश का विभाजन। नंबर एक विकल्प देश का विभाजन, और दूसरी बुराई थी गृह युद्ध। कांग्रेस ने देश के विभाजन को कम बुराई वाला समझकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दो राज्यों में सत्ता के हस्तांतरण योजना स्वीकार करने से भारत में विखंडीकरण से बचा जा सकता था। आपको अनेक छोटी बड़ी रियासतों को स्वतंत्र होने से रोकने के लिए विभाजन के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी था। इस संदर्भ में वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यदि हमने विभाजन को स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा, कई टुकड़ों में भारत बंट जाएगा। पटेल ने खुद स्वीकार किया इस बात को। और आपको पता है कि भारत के एकीकरण में कितना बड़ा योगदान वल्लभ भाई पटेल का था। अंतरिम सरकार की विफलता से ही सीख लेते हुए कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग, जो मैंने कहा कि हमेशा असहयोग कर रही थी, जिससे लगातार कठिनाइयां बढ़ रही थी, इससे देश की जो प्रशासनिक एवं सैनिक ढांचे थे उसको भी निरंतर बनाए रखना मुश्किल पैदा हो रहा था। कांग्रेस ने विभाजन को तत्काल स्वीकार किया। अगर नहीं करता तो यह भी एक समस्या हो सकती है कि सेना नेतृत्व विहीन हो जाती तो अब भारत के लिए कई अन्य समस्याएं और सामने आ सकती थी। ठीक है, अगर कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी या फिर क्या विभाजन के लिए कांग्रेस को उत्तरदायी माना जाए? देखिए, निष्कर्ष तो हम सामने दे ही रहे हैं कि भारत का विभाजन स्वीकार करना एक कठोर निर्णय जरूर था, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के समाधान का यथार्थवादी कदम था, कोई उपाय नहीं था। इतना जरूर है कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्रों के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया। हिंदू मुस्लिम दो आधारों पर विभाजन को स्वीकार नहीं करने का क्या मतलब है? भारत और पाकिस्तान को अगर ठीक से इस बंटवारे को देखें तो लगता तो यही है कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। मुस्लिम बहुल पाकिस्तान बन गया और बाकी हिंदुस्तान बन गया। लेकिन कांग्रेस ने इसे धर्म के आधार पर स्वीकार नहीं किया। धर्म के आधार पर स्वीकार करता तो भारत हिंदू राष्ट्र होता। हो सकता है कि पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर स्वीकार किया और वो मुस्लिम राष्ट्र बना, लेकिन भारत धर्म के आधार पर बंटवारे को स्वीकार नहीं किया। इस कारण भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, न कि एक हिंदू राष्ट्र। धर्म के आधार पर अगर स्वीकार किया गया होता तो भारत उसी समय हिंदू राष्ट्र के तौर पर अपनी एक पहचान लेकर सामने आता। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने दो राष्ट्र को मुस्लिम या हिंदू के आधार पर स्वीकृति नहीं दी। खैर, विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व तो क्या है? क्या इसे कांग्रेस को उत्तरदायी माना जाए? देखो, तत्कालिक परिस्थितियों में तो आपके सामने दो ही विकल्प थे कि या तो आप गृह युद्ध को चुनिए या फिर देश को बंटवारे को। देश के विखंडनीकरण को बचाना था, देश को कई टुकड़ों में बंटने से बचाना था, तो आपके पास एक ही उपाय था कि देश के बंटवारे को, विभाजन को आप स्वीकार करें। लेकिन क्या कांग्रेस को इसके लिए उत्तरदायी माना जाए? तो तत्कालिक परिस्थितियों में तो परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। लेकिन जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय भारत बंगाल के बंटवारे पर इतना विरोध किया, बंटवारे को रद्द करना पड़ा, भंग करना पड़ा। जब भारत
जब दलित जो पृथक निर्वाचन प्रणाली लेकर आई और भारत के समाज को तोड़ने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो आप 1932 में पुनः पैक्ट करते हैं अंबेडकर और गांधी के बीच में और समाज को टूटने से बचाते हैं, पुरजोर विरोध। तो आपका अकल 1909 में कहा गया था, जब मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी जा रही थी। आप उस समय भी विरोध किए होते। इस बंटवारे को रोकना था तो आपको उसी समय 1909 में विरोध करना था। तो आपने 1916 में पृथक निर्वाचन प्रणाली को आपने तो स्वीकृति दे दी लखनऊ पैक्ट में 1916 में। तो कांग्रेस को जिम्मेदार हम उस तौर पे मानेंगे जब शुरू हो रहा था उसी समय इसको उसका पुरजोर विरोध करना था, और नहीं तो और मुस्लिम लीग के माध्यम से जो उसके नेता थे, व्यक्तिगत नेता जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके आधार पे आप मुसलमानों की समस्याओं का समाधान करने लगे। लीडर के तौर पे, व्यक्ति के तौर पे आप उसके लिए सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम कुछ अलग से आयोजित करते, तो आप व्यक्ति के स्तर पे, लीडर के स्तर पे लगे समस्या का समाधान करने। इस कारण से आपने एक लीडर को खुद पैदा किया एक खास वर्ग के लिए, ठीक है, और वो जिधर देश को उसके हित को मोड़ना चाहा, आवाम भी उसके हिसाब से, उसके वर्ग के लोग भी उनके हिसाब से उनके तरफ मुड़ने लगे। तो नेता भी तो, लीडर भी तो आप ही व्यक्तिगत स्तर पे बना रहे हैं। तो जिस समय आपको विरोध करना चाहिए था उस समय विरोध नहीं किए, तो 1947 में तो स्थितियां हाथ से बाहर निकल चुकी थी, ठीक है। तो इसलिए आप कांग्रेस को उत्तरदायी वहां मान सकते हैं। तो मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कांग्रेस ने आरंभ में ही पृथक निर्वाचन का विरोध ना करके फूट डालो राज करो की नीति को स्वीकार कर लिया, जो उसकी एक गंभीर गलती थी। अगर वो जिस तरह बंगाल विभाजन को हिंदू मुस्लिम में भेदभाव वाला मानकर तत्काल विरोध करते हुए एक विशाल आंदोलन चलाया गया, आगे चलकर भी 1932 में दलित पृथक निर्वाचन का विरोध कर उसे रद्द करवाया गया, उसी तरह का विरोध 1909 में कांग्रेस करने में असफल रही, बल्कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उसने पृथक निर्वाचन को स्वीकृति दे दी। तो यह गलती है, यहां पे कांग्रेस की गलती मानी जाएगी। कांग्रेस ने मुस्लिम संप्रदायवाद से निपटने के लिए, मुस्लिम विकास के लिए कोई आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया, बल्कि नेताओं के स्तर पर ही वार्ता के माध्यम से समाधान का प्रयत्न किया। इसी क्रम में जिन्ना को मुस्लिम समुदाय के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दे दी गई। तो आप तो जिन्ना को मान्यता दे दिए एक लीडर के तौर पे, तो निश्चित रूप से उसके पीछे मोबिलाइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा, एक खास वर्ग की मांग होगी, नहीं पूरा करेंगे आंदोलन होगा, दंगे होंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होगा, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान होगा, और बाद में आप मजबूर हो जाइएगा कि आपके पास दो बुराइयों में से कोई एक बुराई को चुनना होगा। तो आपके पास सिर्फ विकल्प के तौर पे बुराई ही बुराई हो, उसके लिए आप जब बीजारोपण हो रहा था उन बुराइयों का, उसी समय उसको आपको कुचलना था, उसी समय उसका निराकरण करना था। जब वो विषाक्त फल बन चुका था, उस समय ये जो परिस्थिति है आपके हाथ से बाहर निकल चुकी थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। बस आप भारत को दंगे से बचाइए, वो भी आप नहीं बचा सके। मैं किसी पर नकारात्मक टिप्पणी तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं कि अगर देश का बंटवारा ही चाहकर देश को बचाना था, तो फिर लीडरशिप किस बात की थी? देश आखिर बट ही गया तो नेता आप किस काम के थे? अरे इस देश को आतंकवाद से कोई खतरा नहीं। बताओ कभी देश आतंकवाद की वजह से बटा है? आपको अगर देश को अगर बचाना है तो पॉलिटिकल टेरर से बचाइए। हमारा देश बटा था पॉलिटिकल आतंकवाद से, न कि आतंकवाद से। ये जो आतंकवादी हैं, जो जिसको लेके आप बहुत एग्रेसिव रहते हैं, बिल्कुल ये एक समस्या, इनका समाधान होना चाहिए, लेकिन देश इनकी वजह से नहीं, पॉलिटिकल जो आतंकवादी थे, राजनीतिक आतंकवादियों की वजह से ये देश टूटा है और देश बटा है, ठीक है। ये अगर आप देश बांट के समस्या का समाधान कर रहे थे तो आप किस बात के लीडर थे? दो बुराइयों में से एक विकल्प अगर चुनना था, बस इसके लिए आप लीडर तब माने जाते जब इस परिस्थितियों को इस स्तर पे आने से आप देश को बचा लेते। खैर, क्या विभाजन को टाला जा सकता था? भाई टाला तो 1900, पहला आयाम यह है कि विभाजन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां जो थी 1909 में ही आप ध्यान देते तो इस समस्या का
समाधान हो जाता। 1909 में अगर आप ध्यान देते तो इस समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन आप 1909 में ध्यान नहीं दिए। तो 1909 का मुस्लिम पृथक निर्वाचन, यहां पे आप नहीं ध्यान दिए। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जहां कांग्रेस ने स्वीकार किया पृथक निर्वाचन, ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, यहां से चीजें बन रही थी ना, यहां पे तो विभाजन होगा, समस्या का निराकरण तो इस दौर में हो रहा था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पृथक निर्वाचन को रद्द करता है, तो मुस्लिम लीग इसको अस्वीकृत कर देती है और जिन्ना 1929 में 14 सूत्रीय मांग करते हैं, जो अलगाववाद की ओर एक कदम था। आप उस समय क्या कर रहे थे? 1930 में इकबाल ने जब मुस्लिम बहुल प्रांत के निर्माण की बात की, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के निर्माण की अवधारणा प्रस्तुत की, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? 1937 के चुनावों में इस्लाम खतरे में है का नारा डाला गया, नारा दिया गया, तो उस समय आप कहां थे? 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, जहां पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय आप कहां थे? 1946 में लड़ कर लेंगे पाकिस्तान और सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के तौर पे, उस समय आप कहां थे? अब आप जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि उस समय पाकिस्तान के भारत को बंटवारे को रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता? जहां पे आपके पास विकल्पों के तौर पे सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां थी, वहां पे आप कौन सा निर्णय ले सकते थे? इसलिए आपके पास दो ही विकल्प, आपने दो विकल्प इन माध्यम से बनाया 1946-47 में, कि हमको ऐसी परिस्थितियों को आपने जन्म दे दिया कि अंततः आपके पास दो ही विकल्प थे, गृह युद्ध या फिर देश का विभाजन। तो आपने गृह युद्ध को इसलिए नहीं स्वीकार किया कि भारत कई टुकड़े में बढ़ जाता, तो आपने देश के विभाजन को स्वीकार किया। उस परिस्थिति में यही एक बढ़िया डिसीजन माना गया नेता के तौर पे आपका। तो निश्चित रूप से लीडरशिप किस बात की, जब मेरा देश ही बट गया। आप कौन ची के नेता थे? ठीक है, कि देश को बचा ही नहीं सके। दूरदर्शी होते तो पकड़ लेते। भारत में निश्चित रूप से इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद लग रहा है कि दूरदर्शी नेता की कमी थी। विभाजन को रोकने के उत्तरदायी परिस्थितियां क्या हो सकती थी भैया? तो बस 1909 में ही आप रोक सकते थे, यदि कांग्रेस 1909 में ही जोरदार विरोध करती, या दूसरा, कांग्रेस यदि नेता के स्तर पर समाधान नहीं खोजती, तो शायद हो सकता था कि 1947 की परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल कांग्रेस के लिए नहीं होती और हमारा देश विभाजित होने से बच जाता। मैं समझता हूं कि आज की इस वीडियो से आप निश्चित रूप से यह समझ गए होंगे कि माउंटबेटन योजना क्या है, देश के बंटवारे की परिस्थितियां क्या रही होंगी, कांग्रेस को कितना उत्तरदायी माना जाए या नहीं माना जाए। ये तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। धन्यवाद।